नमस्ते। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी पॉलिटिकल स्टोरी को डिकोड करने वाले हैं जिसने सच में इंडियन पॉलिटिक्स के सारे पुराने फॉर्मूले पलट कर रख दिए हैं। हम बात कर रहे हैं थलपति विजय की। मतलब सोचिए, सिल्वर स्क्रीन के एक मेगा स्टार से लेकर सीधे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री तक का सफर। ये कोई आम चुनावी जीत नहीं है, ये एक सेटल्ड, दशकों पुरानी पॉलिटिकल व्यवस्था को जड़ से हिला देने वाली मास्टर क्लास है। तो चलिए डीप डाइव करते हैं द डिसरप्टर्स प्लेबुक में और समझते हैं कि विजय ने यह सब आखिर किया कैसे। अब जरा एक पल के लिए इस नंबर को देखिए, 120। तमिलनाडु जैसे राज्य में जहां की पॉलिटिक्स 50 सालों से कुछ गिने चुने परिवारों या दिग्गजों के इर्द गिर्द ही घूमती रही है, वहां सिर्फ 2 साल पुरानी एक पार्टी आती है और एग्जैक्टली 120 विधायकों का सपोर्ट हासिल कर लेती है। सीरियसली, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये आधी सदी पुराने स्टेटस को का टूटना है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक नई नवेली पार्टी इस मैजिक नंबर को इतनी आसानी से टच कर लेगी। तो आज हम इस पूरे सफर को 5 स्टेप्स में समझेंगे। अब हम इस सफर को 5 आसान स्टेप्स में समझेंगे। पहला, ड्रेविडियन पॉलिटिक्स। दूसरा, फैंस पॉलिटिकल कैडरे। तीसरा, मास्टर कोरिलेशन स्ट्रेटेजी। पांचवा, एएस चीफ मिनिस्टर फर्स्ट स्टेप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन है ब्रेकिंग द ड्रेविडियन ड्यूओपोली, मतलब उस एकाधिकार का अंत जो दशकों से कायम था। इस अचीवमेंट को समझने के लिए हमें थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देखना होगा। देखिए, एक तरफ आपके पास डीएमके और एआईएडीएमके हैं। पिछले 50 सालों से ज्यादा समय तक एम करुणानिधि और जे जयललिता जैसे कद्दावर नेताओं ने तमिलनाडु में एक टिपिकल बाइपोलर पॉलिटिक्स सेट कर रखी थी। सत्ता बस इन्हीं 2 ध्रुवों के बीच घूमती थी। और अब दूसरी तरफ देखिए टीवीके, यानी तमिल वेत्री कड़गम को। सिर्फ 2 साल पहले बनी इस पार्टी ने जिस तरह से इस मजबूत दीवार को गिराया है, वो लिटरली पॉलिटिकल साइंस की एक परफेक्ट केस स्टडी है। एकदम अनबिलीवेबल डिस्ट्रप्शन। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, फैंस टू पॉलिटिकल कैडर। अक्सर क्या होता है कि जब भी कोई फिल्म स्टार पॉलिटिक्स में आता है तो लोग उसे सिर्फ स्टारडम या सेलिब्रिटी हाइप मान लेते हैं। लेकिन विजय का केस बिल्कुल अलग है। ये रातों रात हुआ कोई चमत्कार नहीं है। यहां इस टाइमलाइन को देखिए। 2009 में ही उन्होंने मक्कल इयक्कम नाम से अपना फैन क्लब बना लिया था। वो बहुत ही साइलेंटली ग्राउंड वर्क करते रहे। फिर 2022 आते आते बिना किसी शोर शराबे के इसी फैन क्लब ने लोकल इलेक्शंस में 169 में से 115 सीटें जीत ली। ये उनका पहला असली टेस्ट था। उसके बाद फरवरी 2024 में टीवी के ऑफिशियली लॉन्च हुई और मई 2026 में सीधा मुख्यमंत्री पद की शपथ। मतलब ये पूरे एक दशक की प्लानिंग थी जिसने एक फैन बेस को इलेक्शन विनिंग मशीन में बदल दिया। और हां, ये सब विजय ने अकेले नहीं किया। उनकी कोर टीम पर नजर डालिए, बहुत ही सॉलिड कॉम्बिनेशन है। बुस्सी आनंद जैसे फॉर्मर एमएलए हैं जो फैन क्लब के जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं। इन्होंने ग्राउंड लेवल पर कैडर को मोबिलाइज किया। आधव अर्जुन जैसे की फंडरेजर ने फाइनेंसेस संभाले। और सबसे इंटरेस्टिंग नाम है सेनगोट्टयन का, एआईआईडीएमके के दिग्गज नेता और 9 बार के एमएलए। उनका एक्सपीरियंस टीवीके के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। इसके अलावा फॉर्मर आईएएस, आईपीएस और डेटा साइंटिस्ट की पूरी एक टीम उनके साथ थी। साफ है कि उन्होंने सिर्फ इमोशन नहीं बल्कि डेटा और एक्सपीरियंस को मिलाकर अपनी रणनीति बनाई। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ, द मास्टर कोएलिशन स्ट्रैटेजी। क्योंकि सिर्फ ग्राउंड सपोर्ट से आप चुनाव नहीं जीत सकते, आपको नंबर्स भी चाहिए। अब जरा इस पॉलिटिकल मैथमेटिक्स को समझिए। तमिलनाडु असेंबली में मेजॉरिटी मार्क है 118। टीवीके ने अपने दम पर लगभग 108 सीटें निकाली। लेकिन वो जो एक्स्ट्रा सीटें चाहिए थी सरकार बनाने के लिए, वहां विजय का पॉलिटिकल दिमाग काम आया। उन्होंने बहुत ही स्मार्ट तरीके से छोटी पार्टियों का अनकंडीशनल सपोर्ट हासिल किया। यहां देखिए, कांग्रेस से 5 सीटें, लेफ्ट पार्टियों यानी सीपीआई और सीपीएम से 4, वीसीके से 2 और आईयूएमएल से 2 सीटें। इस एक्यूरेट कैलकुलेशन ने उन्हें बड़े आराम से 118 के पार पहुंचा दिया और टोटल 120 के स्कोर के साथ वो सत्ता में आ गए। इस पूरी स्ट्रैटेजी का सबसे ब्रिलियंट मूव पता है क्या था? कांग्रेस को डीएमके के खेमे से बाहर निकालना। यह एक बहुत ही कैलकुलेटेड मूव था जो पुराने रिश्तों पर टिका था। विजय और राहुल गांधी के बीच अच्छे रिलेशंस रहे हैं और विजय ने उन्हें सेक्युलर गवर्नेंस और फ्यूचर इलेक्शंस में कोऑर्डिनेशन का पक्का भरोसा दिया। जहां डीएमके कांग्रेस को पावर शेयरिंग देने में हिचकिचा रही थी, वहीं विजय ने उन्हें एक रिस्पेक्टेबल स्पेस ऑफर किया। यह एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसने डीएमके को सीधा नुकसान पहुंचाया और टीवीके को एकदम अनस्टॉपेबल बना दिया। चलिए अब सेक्शन 4 पर चलते हैं, अ न्यू पॉलिटिकल कल्चर। ये सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं था बल्कि एक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट भी था।
अगर आप पुरानी और नई पॉलिटिक्स को कंपेयर करें तो डिफरेंस एकदम साफ है। पुरानी पॉलिटिक्स में एक तरफ विंडेटा यानी बदले की भावना, राइवलरी और सीक्रेट मीटिंग्स का कल्चर था, लेकिन विजय ने जो न्यू पॉलिटिक्स का विजन सामने रखा है वो एकदम रिफ्रेशिंग है। वो राइवल्स के लिए ओपन रिस्पेक्ट, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस और सेक्युलर सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं। वो ये मैसेज दे रहे हैं कि पॉलिटिक्स बंद कमरों में दुश्मनी निभाने का नहीं, बल्कि पब्लिक के सामने ट्रांसपेरेंसी से काम करने का नाम है। उनका ये विजन उनके स्टेटमेंट से बिल्कुल क्लियर हो जाता है। उन्होंने कहा, राइवल्स दुश्मन नहीं होते, रियल सेक्युलर सोशल जस्टिस का ये नया दौर, ये नई शुरुआत अब शुरू होती है। ये बहुत ही पावरफुल वर्ड्स हैं। इलेक्शन खत्म होने के बाद वो एक न्यूट्रल और इंक्लूसिव अप्रोच अपना रहे हैं कि भाई जो हमारे खिलाफ लड़े वो हमारे दुश्मन नहीं हैं। ये स्टेट के हर कम्युनिटी को साथ लेकर चलने का एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है। और सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की, बल्कि इसे ग्राउंड पर करके दिखाया। इंडियन पॉलिटिक्स में ऐसा विजुअल बहुत रेयर होता है। चुनाव जीतने के तुरंत बाद विजय सीधे हारे हुए चीफ मिनिस्टर स्टालिन के घर गए, उन्हें शॉल उड़ाई और गले लगाया। सोचिए, और इसका इम्पैक्ट देखिए। स्टालिन ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए उन्हें 6 महीने का ग्रेस पीरियड देने का वादा किया कि वो नई सरकार के काम में कोई रुकावट नहीं डालेंगे। साथ ही विजय ने स्टेट के भारी कर्ज को लेकर एक ट्रांसपेरेंट व्हाइट पेपर लाने का भी प्रॉमिस किया है। पॉलिटिकल कड़वाहट को खत्म करने का ये तरीका लिटरली कमाल का है। अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, फर्स्ट मूव्स एज चीफ मिनिस्टर। इलेक्शन कैंपेन तो खत्म हुआ, लेकिन असली काम अब शुरू होता है। उनके चुनावी वादे काफी बड़े और इम्पैक्टफुल थे, जैसे अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स के लिए हर महीने 4,000 रुपए और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 2,500 रुपए, दुल्हनों के लिए 8 ग्राम सोना, नई AI यूनिवर्सिटी और न्यूबॉर्न बच्चों के लिए सोने की अंगूठी। न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखें तो ये वो पॉपुलिस्ट वादे हैं जिन्होंने यूथ और फीमेल वोटर्स के बीच उनके बेस को एकदम रॉक सॉलिड कर दिया। और कुर्सी पर बैठते ही उन्होंने एक्शन मोड ऑन कर दिया। उनकी पहली कुछ फाइल्स जिन पर साइन हुए वो क्या थी? 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी को अप्रूवल, विमेन सेफ्टी के लिए एक स्पेशल फोर्स का क्रिएशन और ड्रग्स के खिलाफ एक स्पेशल टास्क फोर्स। मतलब उनका फोकस बिल्कुल क्लियर है, क्विक, डिसाइसिव और सीधे पब्लिक से जुड़े हुए फैसले लेना। एक और डिटेल जो मुझे बहुत खास लगी वो है यूथ की तरफ उनका शिफ्ट। शिवकाशी से चुनकर आई सिर्फ 29 साल की MLA कीर्तना उनकी कैबिनेट में शामिल होने जा रही हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये एक बहुत ही लाउड मैसेज है कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ पुराने और एक्सपीरियंस चेहरों पर डिपेंड नहीं रहेगा, बल्कि नए और यंग लीडर्स को आगे लाएगा। ये स्ट्रैटेजी यंग वोटर्स को सीधे कनेक्ट करती है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने है। विजय ने जिस तरह से तमिलनाडु की दशकों पुरानी राजनीति को पलटा है, अपने फैन क्लब को एक अनुशासित कैडर बनाया है और नफरत की जगह एक न्यू पॉलिटिक्स की शुरुआत की है, क्या ये थलपति मॉडल सिर्फ तमिलनाडु तक ही लिमिटेड रहेगा या फिर ये पूरे इंडिया में ऐसी नए पॉलिटिकल डिसरप्टर्स की एक नई लहर लेकर आएगा? सोचिएगा जरूर, क्योंकि इंडियन पॉलिटिक्स का फ्यूचर अब बहुत ही दिलचस्प मोड पर है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।